हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई टर्म 1 क्रैश कोर्स में आज हम चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है। मास अलॉटमेंट तो इसका 12 है, पर इंडिविजुअल चैप्टर का नहीं है। चैप्टर 10 यानी कि लाइट जो हम पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 11 ह्यूमन आई के एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव मास हैं आपके 12 मार्क्स। क्या क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई, भाई बायोलॉजिकल सेंस में कि भाई कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, ये सब क्या काम करते हैं और आई की आई बॉल में किस जगह पर लोकेटेड होते हैं। फिर डिफेक्ट ऑफ विजन, कि कई बार किसी को दूर का नहीं दिखता, कभी किसी को पास का नहीं दिखता, तो फिर वो स्पेक्ट्स लगाता है, तो उस तरह के हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन हुआ वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, और वाइट लाइट की स्प्लिटिंग जिसको कि हम डिस्पर्शन कहते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और वाई द स्टार्स ट्विंकल, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना की वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो सब भी हम सीखेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह चलते स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आज तो क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे पहले ह्यूमन आई को थोड़ा बायोलॉजिकली देख लें हम। तो ये आपके सामने ह्यूमन आई की एक पिक्चर दिख रही होगी। तो इस पूरी ह्यूमन आई जो यहाँ पे दिख रही है, या जिसको हम आई बॉल कह रहे हैं, है ना, क्योंकि आई के अंदर ये कि बॉल जैसी होती है, राउंड शेप ही होती है जनरली आई। तो इस आई बॉल के अंदर आप सबसे पहले क्या देखते हैं? कॉर्निया देखते हैं, ठीक है जी। तो लाइट है वो हमेशा कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगी, क्योंकि इधर से लाइट आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना आप, तो लाइट इधर से आएगी, और इन सब स्ट्रक्चर से होती होती फाइनली वो रेटिना काम का एक स्क्रीन जैसी होती है, लाइट सेंसिटिव, तो जिसपे बहुत सारी लाइट सेल लगी होती हैं, वो इधर से आने वाली लाइट को सेंस करके बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजती हैं, ठीक। तो मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, वहाँ से आपकी लाइट आगे बढ़ती है। तो लाइट सबसे पहले किससे टकराती है? कॉर्निया से। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, और ये कॉर्निया जो है वो आई बॉल का सबसे फ्रंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट जैसा। ट्रांसपेरेंट है तभी तो उसमें रोशनी एंटर कर पाएगी। और आई बॉल तो पूरा स्ट्रक्चर है जो काफी बड़ा होता है, जिसका डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो जब लाइट फर्स्ट टाइम पे कॉर्निया से टकराई और ये आपका ट्रांसपेरेंट है, तो जो मेजर रिफ्रैक्शन होता है वो यहीं पर हो जाता है। यहां से चलने के बाद लाइट आपकी इस लेंस से, जो नेचुरल लेंस है कॉन्वेक्स जैसा है क्योंकि बीच में मोटा है, तो मेजर रिफ्रैक्शन यही हो जाएगा। यहां पर तो माइनर रिफ्रैक्शन होता है, सच एज टू फैसिलिटेट द फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। तो ये माइनर एडजस्टमेंट करता है, मेजर रिफ्रैक्शन तो आपका कॉर्निया से ही हो जाता है। अब क्या क्या है कि भाई कॉर्निया से आगे बढ़े तो पीछे की तरफ आपका क्या भरा हुआ होगा? एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर है, ये जो लिक्विड जैसा है, इसका काम क्या है कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कई तरह के एमिनो एसिड वगैरह होते हैं। तो ये एमिनो एसिड वगैरह लगातार कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है। फिर लाइट जब इधर से गुजर जाती है, तो उसके बाद एक आइरिस नाम की स्ट्रक्चर आती है, IRIS। तो जो IRIS जो आइरिस स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्या करती है? इट्स ए मस्कुलर डायफ्राम, जो कि प्यूपिल को साइज को कंट्रोल करता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, कई बार हम बहुत धूप से चल के आते हैं और अंधेरे में जाते हैं, तो एकदम हमको आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, और वो प्यूपिल जो है इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंख के अंदर एंटर करेगी, ये उसको कंट्रोल करता है। यहां से गुजरने के बाद लाइट लेंस से गुजरती है। अब लेंस की थिकनेस भी, कभी ये लेंस पतला हो जाएगा, कभी ये लेंस मोटा हो जाएगा। तो उसको करने के लिए यहां पर ये सस्पेंसरी लिगामेंट लगे होते हैं, और इसके नीचे सीलियरी मसल्स भी होती है। तो ये अपने स्ट्रेन से या रिलैक्सेशन करके लगातार इसकी रेडियस बदलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी बात है, जब लेंस पतला होता है तो उसकी रेडियस बड़ी होती है, और जब लेंस मोटा होता है तो उसकी रेडियस छोटी होती है। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर किससे पास होती है? विट्रस ह्यूमर से। अब ये विट्रस ह्यूमर क्या है आपका? इट हेल्प्स टू मेंटेन द राउंड शेप ऑफ आई। तो ये जो आई की जो गोल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है।
तो यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जो चारों तरफ इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट करके आई बॉल को एक स्फेरिकल शेप में बनाए रखता है, और साथ ही क्योंकि हर पार्ट पे प्रेशर बना रहेगा तो ये पार्ट भी अपनी जगह पर बने रहेंगे, जिससे कि एक तरह से ये नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। तो लाइट जब इधर से पास हो गई और फिर वो किससे टकराएगी? रेटिना से। तो रेटिना पर आपके क्या लगे हुए हैं? लाइट सेंसिटिव सेल। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग नंबर ऑफ यानी मैनी लाइट सेंसिटिव सेल, यानी ऐसे सेल जो लाइट को पहचानते हैं या उनके लिए रिएक्ट करते हैं। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, यानी ये किस तरह के सेंसर हो गए? विच आर कन्वर्टिंग लाइट टू द इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये क्या है, आपका कन्वेक्स लेंस था, तो इससे इमेजेस क्या होती है? रेटिना पे इन्वर्टेड बनती हैं, उल्टी बनती हैं। तो जब वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनती हैं तो फिर हमें तो ब्रेन से सीधी दिखती है। एक नॉर्मल आदमी क्या है, सामने तो सीधा ही देखता है ना। हाँ, पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वाकई में उल्टा दिखता है, क्योंकि उनके अंदर इस इन्वर्टेड इमेज को वापस से इरेक्ट करने की जो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो नहीं होती, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स होती है। तो यहां पर जब वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है तो वो विजुअल कॉर्टेक्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है, और विजुअल कॉर्टेक्स ही उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देता है। अब क्योंकि ये तो 12th और पूरी डॉक्टरी आइस के लिए एक अथाह ज्ञान है, तो यहां तक के लिए भी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जब इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो हमको तो सारी चीज़ सीधी दिख रही है। तो इसलिए मैंने इसको जवाब दिया था कि वाकई में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको चीज़ें उल्टी दिखती हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता ही नहीं कि वो इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर सके। तो ये आपकी आई बॉल या ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर था, एक ब्रीफ आइडिया था आपका। इसके बाद हम आ रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन पर। तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उसको तो आप सब बच्चे देख ही लें, एक बार अपनी बुक में निकाल लें सब। तो ये हम अब पावर ऑफ एकोमोडेशन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेन बात पे फोकस कर लें। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब भाई फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कभी हमें आइस से पास की ऑब्जेक्ट भी देखने, कभी हमें बहुत दूर के भी देखने। तो दूर और पास के देखने तो हमें कभी लेंस को, यानी जो आई लेंस है हमारा नेचुरल, उसको कभी पतला भी करना पड़ेगा तो कभी मोटा भी करना पड़ेगा। मोटा यदि जब हो जाता है तो देखिए वो गोला छोटा सा रह जाएगा, और यहीं पर यदि पतला होता, जैसे इस केस में पतले लेंस को यदि कंप्लीट करेंगे तो गोला बड़ा बनता है। तो पतला लेंस की रेडियस बड़ी होगी तो उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, फोकल लेंथ बड़ी होगी तो आप फार के ऑब्जेक्ट भी इजीली देख पाएंगे। सिमिलरली यदि लेंस थिक होगा तो थिक होने से छोटा गोला बनेगा, यानी रेडियस छोटी है, तो रेडियस छोटी तो फोकल लेंथ भी छोटी होगी, इससे आप नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। चलिए, ये तो ज्योमेट्रिकल पहलू था। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ so that a person can see far object as well as near object by changing its focal length। ये हो गई आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब कर कौन रहा है ये सारा काम? ये सिलेरी मसल कर रहे हैं। सिलेरी मसल कहाँ बैठे हैं? यहां बैठे हैं। ये इसके नीचे जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है उसके नीचे का ये हिस्सा, इसके अंदर आपके सिलेरी मसल बैठे हुए हैं, जो अपना को रिलैक्स करके या स्ट्रेन करके लगातार लेंस को पतला या मोटा कर दे रहे हैं। तो व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, ये मैंने समरी में लिख दिया है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। पतले होने से क्या है कि रेडियस बढ़ी आएगी, रेडियस बढ़ी आएगी तो उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ी आएगी, जिससे आप फार जो ऑब्जेक्ट है उनको आप, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हैं व्हेन एवर द मसल आर रिलैक्स्ड। अब उल्टा चलते हैं, क्या? अब की बार ऑब्जेक्ट क्लोजर है, तो ऑब्जेक्ट जब क्लोजर है तो सिलेरी मसल रिलैक्स होने की बजाय कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही सिकुड़ जाती हैं तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस मोटा हो जाता है, यानी लेंस मोटा हो जाता है। तो जैसे ही लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। कम होती फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिससे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो मैं स्क्रीन से साइड में जा रहा हूं, आप इसको एक बार स्क्रीन रोक के, वीडियो रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
बाकी जो मोटी मोटी बात है एज ए शॉर्ट नोट मैंने साइड में लिख दी है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है, और इस पूरे में सिर्फ अंडरलाइन वाली बात ही काम की है। अब अ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन, ये कहां से कहां तक देख पाता है? नियरेस्ट पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है जी। तो फॉर नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज इंफिनिटी। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नियर पॉइंट भी 25 नहीं होके 30-35 पे चला जाता है, यानी 30-35 सेंटीमीटर से पास की चीजें आप देख ही नहीं पाते। ऐसे ही ओल्ड एज में ये फार पॉइंट भी इन्फिनिटी की वजह काफी पास में आ जाता है। तो दोनों ही तरह की दिक्कत आती है, ना तो हम पास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं और ना ही दूर के देख पाते हैं। तो फिर उसका करेक्शन हम लेंस लगा के करते हैं, वो अभी अब थोड़ी देर में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आ गया होगा। तो सिलियरी मसल्स के थ्रू जो आई लेंस है उसकी कर्वेचर को बदलना, सो दैट वी कैन इजीली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आइस के अंदर कई तरह के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट आएंगे, जो मसल्स होंगी उनमें भी उतनी अब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, सो दैट दे कैन रिस्टोर देयर ओरिजिनल शेप। तो उसके चलते आइज ग्रेजुअली लॉसेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो उतना तेजी से रिएक्ट कर नहीं पाती दूर और पास के ऑब्जेक्ट के लिए जितना उन्हें करना चाहिए था, जैसा कि एडल्ट टाइम के लिए आप कर लेते थे। अब ओल्ड एज हो गई है तो दिक्कत आएगी। तो किस किस तरीके के डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाएंगे? मायोपिया, या जिसको हम नियर साइटेडनेस कहेंगे, दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया जिसको हम कहेंगे फार साइटेडनेस, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों को आप जरा नोट कर लें। प्रेसबायोपिया तो ऊपर के दोनों जो मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सबसे पहले मायोपिया शुरू करने जा रहे हैं। तो मायोपिया और नियर साइटेडनेस, तो मायोपिक पर्सन में क्या होता है कि भाई पास के ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, इसको पास के ऑब्जेक्ट उसको बहुत क्लियर दिखते हैं, पहली बात तो ये। तो नाम कुछ इस तरह से दिया हुआ है भाई कि मायोपिया या नियर साइटेडनेस, पर इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट जो रखे थे उनमें दिक्कत नहीं होती। इसे दिक्कत किस में होती है? फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखे थे उनको नहीं देख पाता। देखिए, तो मायोपिक डिफेक्ट वाली आई में क्या होता है, फार या डिस्टेंस या इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट से जब रेज बढ़ती है तो फोकस रेटिना पे बनने की बजाय उससे पहले ही बन जाता है। तो ये इसमें गलती है। तो ये इसमें क्या है? एरर है। तो समझने की कोशिश कीजिए, मायोपिक डिफेक्ट वाली आई में इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। देखिए यहां पर, ठीक है। तो मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ना होके पास में होता है। तो जैसे इस वाले में यहां दिखा रखा है कि इसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पहले आ गया थे ना। देखिए इन्फिनिटी तो हम यहां पे मान रहे हैं, इस जगह पर इन्फिनिटी तो हम इस जगह पे मान रहे हैं, और इसका वो इन्फिनिटी पे ना होके इन्फिनिटी से पहले ही है ना। तो बिफोर इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज नियरर देन इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी से पहले आ गया, नहीं शॉर्ट हो गया। अब क्या करें? तो जब इसको इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट दिख नहीं पड़ा क्योंकि रेटिना से पहले ही वो कन्वर्ज हो जा रहा है, तो हम क्या करें? तो हमको ये पॉइंट यहां पर चाहिए, यानी ये रेज इस तरह से वहां पर जाए। तो डाइवर्ज करना है ना। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर जल्दी कटने की बजाय थोड़ा देर से आराम से कटे, ठीक। तो थोड़ा देर से कटे ये रेज जो है वो रेटिना पे थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो हम क्या करेंगे कि इसकी फोकल लेंथ को जो है वो यहां से बढ़ा देंगे। तो फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की बढ़ाने के लिए हमने क्या करा कि मतलब इसको हमें डाइवर्ज करना है, ठीक है जी। तो इतना पास में कन्वर्ज होने की बजाय थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए। तो जैसे ही डाइवर्ज होने के लिए हमको क्या करना होगा कि आगे एक कनकेव लेंस लगाते हैं। ये करेक्शन हो गया मायोपिक आई के लिए।
तो ये जो कनकेव लेंस है ना, ध्यान से समझिए, कनकेव लेंस जो है वो कनकेव लेंस क्या करेगा, रेस को ऑलरेडी से टकराने से पहले ही ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा, जिससे कि ये लेंस अपने प्रीवियसली प्रॉपर्टी के हिसाब से जितना भी रे को मोड़ेगा तब भी वो रे मुड़ते मुड़ते रेटिना पे मिल जाएगी। तो हम यहां पर इतनी जल्दी इसका कन्वर्जिंग पॉइंट नहीं चाह रहे, उसको थोड़ा दूर चाह रहे हैं। दूर चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके आगे एक कनकेव लेंस लगा देंगे। तो कनकेव लेंस क्या करेगा, इन्फिनिटी से आने वाली रेस को भी डाइवर्ज करने का काम करेगा, और वो डाइवर्ज होके इस लेंस को ऐसा लगेगा कि इस तरह की रे आ रही है, तो ये अपनी पावर के हिसाब से उसको मोड़ेगा, क्योंकि यहां भी मोड़ा था, पर यहां पर क्योंकि पैरेलल थी तो इतना एंगल से मोड़ दिया। यहां पर हमने उसको जो है पैरेलल के बजाय थोड़ा पहले एंगल बढ़ा दिया, इस तरह से तो बढ़ा दिया, तो अपने इस वाले की पावर के हिसाब से जब इसको मोड़ेगा तब भी उनके मिलने का जो पॉइंट है वो थोड़ा दूर शिफ्ट होकर कहां पे पहुंच जाएगा, रेटिना पे पहुंच जाएगा। तो इससे फायदा हो गया कि इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का भी अब उसको रेटिना पे अच्छा फोकस मिलने लगेगा। अब ये मायोपिया जो नियर साइटेडनेस है, ये किस वजह से पैदा होता है, द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और करेक्शन कैसे हो रहा है, कनकेव लेंस के थ्रू। तो मैं साइड में हटा हुआ हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो मेन समरी क्या है भाई, इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की रेटिना से पहले फोकस हो गया था। अब यहां की वजह हम चाहते थोड़ा दूर हो, तो अब इसको हमको डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज करने का लेंस कौन सा होगा, कनकेव लेंस होगा। तो कनकेव लेंस इवन ये आई लेंस में रेस के एंटर होने से पहले ही उस रे को सीधे के बजाय थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगी। तो लेंस अपनी पावर के हिसाब से जितना कर सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम लेंस है, तो बस उस मुड़ी हुई रेस को अपनी प्रीवियस पावर के हिसाब से जब भी मोड़ेगा तो भी वो रेटिना पर ही जाकर मिल जाएगी। अगला देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस पढ़ने जा रहे हैं हम। तो फार साइटेडनेस वाले इस डिफेक्ट में उसको दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख जाते हैं, पर वो पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। ठीक है, तो इस तरीके के डिफेक्ट वाले पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। जैसे मैंने यहां पर एन डैश तो किससे दिखा रहा हूं, 25 सेंटीमीटर से। ये एन डैश है, उम्मीद है आपको थोड़ा, ये एन डैश है, ये जो दिख रहा है आपकी बुक से फिगर लिया हुआ है। तो एन डैश जो किसी नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट है, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। पर जो हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्टिव आई है, जिसका कि हम नियर पॉइंट किससे दिखा रहे हैं, एन से, तो डिफेक्टेड आई का एन से दिखाया है, नॉर्मल का एन डैश से दिखाया है। तो वो एन जो है वो एन डैश से बड़ा है, यानी 25 सेंटीमीटर से बड़ी कोई वैल्यू है, 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर जैसी। तो डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन द 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यदि कोई इस डिफेक्टिव आई के नियर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रख भी दिया जाएगा तो पता है क्या होगा, वहां से रे निकालो, ये कन्वेक्स लेंस या आई लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, पर वो रेटिना पे मिलने के बजाय पीछे की तरफ जाके मिलेगी। तो हमको क्लियरली विजन आएगा ही नहीं। रेटिना पर जब एग्जैक्टली फोकस होता है तभी जाके हमें क्लियर विजन आता है। तो अब क्या करें कि भाई ये तो बहुत दूर बियॉन्ड चला गया, रेटिना के बियॉन्ड चला गया। तो रेटिना के बियॉन्ड चला गया तो हमें को इधर सरकाना है, इधर सरकाना है, यानी जल्दी कन्वर्जिंग करनी है। जल्दी कन्वर्जिंग करनी है तो आई लेंस के अलावा भी एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मायोपिया में हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिफेक्ट हुआ क्यों था कि फोकल लेंथ ऑफ आई बहुत लंबी हो गई तभी तो इवन रेटिना के बियॉन्ड चले गए, एंड आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है, तब जाके ये डिफेक्ट पैदा होता है। तो ठीक है, डायग्राम से तो काफी कुछ क्लियर है। तो जो पेशेंट है या डिफेक्टेड आई है उसका नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन द एन डैश, या एन डैश की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर।
फिर भी आप नहीं माने, आपने ज़बरदस्ती उसके नियर पॉइंट पे रख दिया, तो जो रेज हैं वो रेटिना के बियॉन्ड चली गई। तो रेटिना के बियॉन्ड चली गई तो हमें पास में लानी है, पास में लानी है तो उसका मतलब जल्दी कन्वर्जिंग चाहिए, जल्दी कन्वर्जिंग चाहिए मतलब कन्वेक्स लेंस लगा देंगे एक और। तो ये नेचुरल कन्वेक्स लेंस है, ये हमने आर्टिफिशियल यानी स्पेक्स के थ्रू आंख के बाहर लगा दिया। अब इन दोनों का मिला जुला फॉर्म देखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में देखिए दोनों चीजें अब आपकी आ जाएंगी। तो एजिंग के साथ साथ आईज की, आंखों की पावर ऑफ एकोमोडेशन घटती चली जाती है। तो जो नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर था नॉर्मल आई का, वो नियर पॉइंट अब किसी ओल्ड एज पर्सन का रिसीड हो जाता है, यानी 25 से बड़ा वैल्यू हो जाता है, 25 से बड़ा वैल्यू कोई 30, 35, 50, 55 सेंटीमीटर जैसा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही वो अब इन्फाइनाइट यानी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकता, क्योंकि नॉर्मल आई का तो फार पॉइंट आपका इन्फाइनाइट था, पर अब वो इन्फाइनाइट से काफी कम हो जाता है। तो जब दोनों ही तरह की परेशानियां आ रही हों तो इस तरह के डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इनका करेक्शन कैसे करेंगे कि इनका करेक्शन करने के लिए हम ऐसा स्पेक्स बनाएंगे जिसके अंदर दोनों तरह के लेंस मौजूद हों। दोनों तरह के लेंस कैसे कैसे अभी भी पढ़ के आए हम दोनों। तो उस स्पेक्स में अपर पोर्शन तो जो है वो कनकेव लेंस का रखेंगे, जिससे कि हम फार या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकें। साथ ही उस स्पेक्स में जो लोअर पोर्शन है वो कन्वेक्स लेंस का रखेंगे, जिससे कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकें। ये दोनों बातें हमने अभी अभी यहां पर डिस्कस कर दी थी। तो ये नियर साइटेडनेस में हमने कनकेव लेंस लगाया था और इस वाले में हमने कन्वेक्स लेंस लगाया था। तो दोनों एरर एक साथ आ गई हैं। तो जब दोनों एरर एक साथ आ गई हैं तो करेक्शन करने के लिए आप कभी देखिएगा, ये तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन की चीज़ है कि किसी के स्पेक्स में आपको दो तरह के लेंस साफ साफ अलग अलग दिखेंगे। और इन दिनों तो कॉन्टैक्ट लेंस भी आ गए जो बिना किसी सर्जिकल असिस्टेंस के भी लगा दिए जाते हैं। अदरवाइज तो चश्मा लगाइए, स्पेक्स लगाइए। ठीक है, तो ये सब प्रेस बायोपिया की जानकारी थी। अब ये सब कुछ क्वेश्चन है, तो ये सब आपके होमवर्क के लिए हैं। बाकी जो भी जानकारी थी वो दे दी गई थी। पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में मैंने अंडरलाइन करके बता ही दिया था। और ये भाई 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं देख पाते कि भाई आई उतना सिलेरी मसल्स के थ्रू स्ट्रेन ही पैदा नहीं कर पाती कि हम फर्दर आई लेंस की कर्वेचर को और ज़्यादा एडजस्ट कर सकें। तो नहीं कर पाते तो फिर हम पास में देख भी नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। और नॉर्मल विजन की फार पॉइंट और नियर पॉइंट तो आपके क्या होते हैं, नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो फार पॉइंट आपका क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो ये सब हमने ह्यूमन आई के बारे में सीखा। साथ ही उस ह्यूमन आई में जो भी प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस आपके जो भी थे वो सब सारे तरह के हमने डिफेक्ट देखे। ये सारी बातें एनसीईआरटी के जनवरी 2020 एडिशन से लिए गए हैं, जहां पर आप पेज नंबर 187 से 197 में इसको सब देखिएगा। अगली क्लास में क्या सीखेंगे, प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, साथ ही वाइट लाइट की स्प्लिटिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।